गुड्स किसी भी बिजनेस के लिए एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड्स को अकाउंटिंग बुक्स में हम उनके नाम से तो रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, बल्कि हम गुड्स में की इनकमिंग और आउटगोइंग के उस रीज़न को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से गुड्स की इनकमिंग और आउटगोइंग हो रही है। अगर मान लीजिए कि गुड्स की इनकमिंग हो रही है, क्योंकि हमने परचेज किया है तो हम परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर गुड्स की आउटगोइंग हो रही है इसलिए कि हमने उसे सेल किया है तो हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। हेलो गाइस, आई एम अनुपमा एंड वेलकम टू माय चैनल एंड काउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा। इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग अकाउंटेंसी। गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गुड्स जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, लेकिन हम गुड्स को अकाउंटिंग बुक्स में गुड्स के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि उस रीज़न को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से गुड्स की इनकमिंग या आउटगोइंग हुई है। तो आज के वीडियो में मैं आपको गुड्स और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। इसके साथ ही हम डेटर्स लेंगे, क्रेडिटर्स लेंगे और रिसीवेबल्स और पेबल्स टर्म का भी मतलब समझेंगे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, लॉस वगैरह भी हम जानेंगे। तो गाइस, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना कैमरा ऑफ करना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे फुल स्क्रीन चाहिए जिससे कि मैं अपनी बात आपको ठीक से समझा सकूँ। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हुए जो सबसे पहली चीज़ है दिमाग में आती है वो ये है कि गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जिसके अंदर बिजनेस डील करता है। अगर मान लीजिए हमारा बिजनेस गारमेंट्स का है तो गारमेंट्स हमारे लिए गुड्स हो गए। अगर हमारा बिजनेस फर्नीचर का है तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हो गया। गाइस, आप जानते हैं कि दो तरह की कंसर्न्स होती हैं गुड्स में। एक तो होती है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न वो होती हैं जो आइटम्स को परचेज करती हैं और उसके बाद सेल करती हैं। तो मीन्स कि ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जो गुड्स हैं वो होते हैं द आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल आर कॉल्ड गुड्स। यानी कि ट्रेडिंग कंसर्न के लिए गुड्स होते हैं वो सामान जो कि कंसर्न जो है खरीदती है। किस लिए? क्योंकि उसे बेचना है, यूज करने के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए जो सामान खरीदा जाता है उसे गुड्स कहते हैं। उसी तरह से एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मतलब होता है वो कंसर्न जो कि गुड्स बना करके बेचती है। उसके लिए रॉ मटेरियल हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो सकता है गुड्स के फॉर्म में, और साथ में जो फिनिश गुड्स बना के बेचते हैं वो तो गुड्स है ही। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सपोज करिए अगर हमारा बिजनेस जो है वो गारमेंट्स बना के बेचना है तो गारमेंट्स बनाने के लिए कपड़ा खरीदा जाता है, धागा खरीदा जाता है और सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो वो सारे गुड्स हो गए। या हम सेमी स्टिच्ड भी परचेज करते हैं, उसके बाद स्टिच करके फिनिशिंग करके बेचते हैं, तो वो भी गुड्स हो गए। और जो गारमेंट्स बेचे जाएंगे वो भी गुड्स होंगे। तो चलिए गाइस, गुड्स को और अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। फर्नीचर। देखिए, जो अगर हम बात करते हैं फर्नीचर की, तो जो फर्नीचर बेचने वाला सेलर है या जो फर्नीचर सप्लायर है उसके लिए तो फर्नीचर हो गया गुड्स, और जो फर्म फर्नीचर को परचेज करेगी उसके लिए ये हो जाएगा असेट। उसी तरह से स्टेशनरी, जो सेलर स्टेशनरी सेल कर रहा है, बेच रहा है, उसके लिए तो स्टेशनरी गुड्स हो गए। लेकिन जो फर्म स्टेशनरी अपने ऑफिस में यूज करने के लिए खरीद रही है उसके लिए ये असेट हो जाएगा। उसी तरह से मशीनरी, जो सप्लायर मशीनरी को बेच रहा है उसके लिए तो मशीनरी गुड्स है, लेकिन जो सप्लायर मशीनरी को परचेज करता है यूज करने के लिए उसके लिए ये असेट है। तो इसका मतलब है कि गुड्स जो है वो प्रोडक्ट होता है जो कि खरीदा ही बेचने के लिए जाता है। हम जो है गुड्स को यूज नहीं करते हैं बल्कि हम उसे खरीदते हैं बेचने के लिए, या फिर हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके और फिर उसे बेच देते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्लैरिफिकेशन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि एबीसी फर्नीचर मार्ट है, इन्होंने फर्नीचर बनाया है 10 लाख रुपीस का। 10 लाख रुपीस के फर्नीचर में से इन्होंने 7,50,000 रुपीस का फर्नीचर तो XYZ लिमिटेड को बेच दिया है। तो ये जो 7,50,000 रुपीस है ये तो इनके लिए बन जाएगी सेल्स, यानी कि जब फर्नीचर इनके पास से बाहर जाएगा, क्योंकि इन्होंने XYZ को 7,50,000 रुपीस का फर्नीचर बेचा है,
तो इसे ये अपने बुक्स में करेंगे रिकॉर्ड गुड्स के फॉर्म में, यानी कि ये गुड्स है और इसे ये सेल्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी तरफ सपोज करिए कि 1,50,000 रुपीज़ का फर्नीचर जो है ABC फर्नीचर मार्ट ने अपने ऑफिस में यूज़ किया है। भाई इनके ऑफिस में भी तो क्लाइंट्स आते हैं, तो उनके लिए भी सोफ़ा सेट और बाकी बैठाने के लिए और चीज़ चाहिए होती है। तो ये फर्नीचर इन्होंने 1,50,000 रुपीज़ का फर्नीचर इन्होंने अपने ऑफिस में यूज़ किया है, तो ये फर्नीचर इनके लिए बन जाएगा असेट। सिमिलरली सपोज करिए कि 1,00,000 रुपीज़ का फर्नीचर जो है वो प्रोपराइटर यानी ABC फर्नीचर मार्ट का जो प्रोपराइटर है वो अपने घर में लेकर के जा रहा है घर को फर्निश करने के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये बन जाएगा ड्राइंग्स। तो देखिए गाइस, जो फर्नीचर मार्ट है या फर्नीचर सप्लायर है उसके लिए फर्नीचर गुड्स है अगर वो उसे बेच देता है। अगर वो फर्नीचर को अपने ऑफिस में यूज़ करता है, अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता है, तो वो उसके लिए असेट बन जाती है। और अगर मान लीजिए कि वो इस फर्नीचर को अपने घर पे यूज़ करता है तो वो इसके लिए ड्राइंग्स बन जाती है। तो गाइस, अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं जो कि गुड्स से रिलेटेड हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अकाउंटिंग बुक्स में गुड्स को उसके नाम से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बल्कि जिस रीज़न की वजह से गुड्स की इनकमिंग और आउटगोइंग हुई है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्हेन द गुड्स कम्स इनटू द बिजनेस ड्यू टू परचेजेस, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, परचेजेस का। यानी जब गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, क्योंकि हमने उसे बाय किया है या खरीदा है, तो हम गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे एज परचेजेस। सिमिलरली अगर गुड्स जो है वो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमने गुड्स को बेचा है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स। नेक्स्ट, अगर गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमने सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया है, हो सकता है हमने सप्लायर से गुड्स खरीदा हो, वो गुड्स हमें पसंद ना आया हो, अप टू द मार्क ना हो, तो हमने वो रिटर्न किया है, तो ऐसे में इस गुड्स को हम रिकॉर्ड करेंगे एज परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। रिटर्न्स आउटवर्ड इसलिए क्योंकि जब रिटर्न किया जा रहा है तो ये गुड्स बाहर जा रहे हैं। सिमिलरली व्हेन द गुड्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस ड्यू टू द रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर्स, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमने सामान बेचा कस्टमर को और कस्टमर को सामान नहीं पसंद आया या कोई इश्यू हुआ तो उसने सामान रिटर्न कर दिया। तो जब उसने सामान रिटर्न किया और ये गुड्स हमारे बिजनेस में आए, तो हम इसको लिखेंगे सेल्स रिटर्न, या हम इसे रिटर्न्स इनवर्ड भी कहेंगे। रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब है कि जब गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो अंदर आ रहे हैं। उसी तरह से जो गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड होता है उसे हम कहते हैं स्टॉक, यानी जो गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया, जो बिका नहीं है, उसको हम कहते हैं स्टॉक। तो गाइस, इसमें देखा आपने कि हम गुड्स को कभी भी उसके नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि गुड्स की इनकमिंग और आउटगोइंग जिस रीज़न की वजह से हुआ है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर गुड्स आ रहे हैं क्योंकि हमने खरीदा है तो परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे, अगर गुड्स जा रहे हैं क्योंकि हमने बेचा है तो सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से अगर गुड्स अंदर आ रहे हैं क्योंकि रिटर्न हुआ है सप्लायर से कस्टमर से, तो हम सेल्स रिटर्न करेंगे। अगर गुड्स बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमने सप्लायर्स को रिटर्न किया है, तो हम परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट टर्म है डेटर्स। देखिए, डेटर्स का मतलब होता है वो पर्सन, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन जिसने बिजनेस से गुड्स क्रेडिट पे खरीदा है। यानी जब हम किसी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को या फर्म को गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं तो वो हमारा डेटर बन जाता है। डेटर का मतलब है कि इनसे हमें पैसा लेना है। सो दे आर द पार्टी हु ओज मनी टू द बिजनेस। ये वो लोग होते हैं जिनसे कि बिजनेस को पैसे लेने होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है या क्रेडिटर इज द पर्सन और फर्म और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम whom गुड्स और सर्विसेज आर परचेज बाय द बिजनेस ऑन क्रेडिट। यानी जिस फर्म पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से हमने गुड्स या सर्विस क्रेडिट पे खरीदा है वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है।
और इनको जो है अमाउंट बिजनेस को पे करना होता है, यानी कि बिजनेस जो है इन पर्सन्स को या इन ऑर्गेनाइजेशन को अमाउंट पे करेगा. सो द बिजनेस ओज मनी टू देम एंड द अमाउंट पेबल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म इज रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स का मतलब होता है द टोटल अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड इन द बिजनेस. टू बी रिसीव्ड का मतलब है कि अभी रिसीव नहीं हुआ है लेकिन रिसीव होना है, यानी ये अमाउंट हमें बिजनेस को इन लोगों जो भी अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर लेना होता है, टोटल जो मिला नहीं है लेकिन ड्यू हो गया है, लेना है, उसे हम रिसीवेबल्स कहते हैं. उसी तरह से होता है पेबल्स. मीन्स टोटल अमाउंट विच इज टू बी पेड. टू बी पेड का मतलब है कि पे करना है, ये ड्यू हो गया है लेकिन अभी पे नहीं किया गया है, तो उन्हें हम कहते हैं पेबल्स. द नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. गाइस, डिस्काउंट का मतलब होता है कि कोई भी कंसेशन या रिबेट जो कि एक बिजनेस अपने कस्टमर्स को देता है उसे हम डिस्काउंट कहते हैं. ये जो रिबेट है या कंसेशन है, ये एक तो बल्क परचेज पे मिल सकता है, यानी कि जब आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लार्ज क्वांटिटी में खरीदने के लिए की वजह से आपको डिस्काउंट दिया जाए, कंसेशन दिया जाए. और दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो होता है कि आप जो है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करें. तो गैस, इसके बेसिस पे हम देखते हैं दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये कंसेशन दिया जाता है जब बायर जो है बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, यानी कि बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ खरीदता है, तो जो है उसको कंसेशन दिया जाता है या डिस्काउंट दिया जाता है, जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है. लिस्ट प्राइस का मतलब होता है प्रोडक्ट के ऊपर जो मार्कअप प्राइस है उसको हम लिस्ट प्राइस कहते हैं. तो लिस्ट प्राइस पर ये डिस्काउंट दिया जाता है. दूसरी तरफ कैश डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर्स को इसलिए जिससे कि वो जल्दी पेमेंट करें. देखिए, आजकल जो है वो गुड्स क्रेडिट पे खरीदना और बेचना जो है एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन आप जानते हैं कि जब हम क्रेडिट अलाउ करते हैं तो हमारा पैसा जो है कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाता है, और हम चाहते हैं कि जिन लोगों को भी हमने सामान बेचा है वो थोड़ा जल्दी पेमेंट कर दें. तो उनको इंसेंटिव देने के फॉर्म में हम जो है उन्हें कैश डिस्काउंट ऑफर करते हैं, यानी कि जो हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया उसके ऊपर भी एक डिस्काउंट और देते हैं कि अगर आप जल्दी पेमेंट करेंगे तो आपको 5% या 10% या 15% हम डिस्काउंट अलग से देंगे. जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसे सिर्फ इनवॉइस में शो किया जाता है. जबकि जो कैश डिस्काउंट है इसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि इसमें कस्टमर को कम अमाउंट पे करना होता है. सपोज करिए कि आपने किसी कस्टमर को जो है 50,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेचा है और आपने उससे कहा है कि अगर वो 2 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा तो उसे 10% डिस्काउंट देंगे. तो 50,000 का 10% हो जाता है 5,000. सपोज करिए उसने अगले दिन ही आके आपको पैसे दे दिए, तो आप उसे 50,000 माइनस 5,000 यानी 45,000 आप उससे रिसीव करेंगे, और 5,000 जो रुपीज़ आपने डिस्काउंट दिया वो आपके लिए कहलाएगा डिस्काउंट अलाउ. चलिए गाइस, डिस्काउंट को समझने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं. न्यूमेरिकल में देखिए, मैसर्स XY सेल्स हमने लिया है कि मैसर्स XY ने 2 लाख रुपीज़ के गुड्स जो है ABC लिमिटेड को बेचे हैं एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. तो 20% का जो है ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट है अगर ये पेमेंट जो है वो तुरंत पे कर देते हैं. तो देखिए, लिस्ट प्राइस हो जाएगी 2 लाख, इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% ऑन 2 लाख रुपीज़ यानी 40,000. तो सेल्स हो जाएगी XY की तरफ से जो सेल्स हुई वो कितनी हुई 1,60,000 की, यानी 2 लाख माइनस 40,000 1,60,000. तो जो XY अपने में सेल्स इनवॉइस बनाएगा वो बनाएगा 1,60,000 का. अब क्योंकि वो कस्टमर जो ABC लिमिटेड है वो तुरंत पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए उनको 5% का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 1,60,000 पर 5% यानी 8,000. तो 1,60,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 1,52,000 जो है दैट इज द अमाउंट विच इज टू बी पेड बाय द ABC लिमिटेड. तो XY लिमिटेड जो है, XY जो मैसर्स XY है उनको मिलेगा 1,52,000.
जबकि जो ABC लिमिटेड है वो 1,52,000 पे करेंगे। तो यहाँ पर जो 40,000 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट है ये XY की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है और सेल्स इनवॉइस ही जो है वो 1,60,000 का बचा है, तो ये 40,000 कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट ऑन सेल्स इनवॉइस। इसके बाद कैश डिस्काउंट जो 8,000 रुपीज़ है वो मेसर्स XY की बुक्स में डिस्काउंट अलाउड के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा और ABC लिमिटेड के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया तो 8,000 का डिस्काउंट रिसीव्ड ये अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइज इस तरह से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को आपने अच्छी तरह समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा लॉस। देखिए लॉस जो है वो होता है आपका कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यूज, यानी किसी एक अकाउंटिंग ईयर में से अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस उस अकाउंटिंग ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंसेस में से रेवेन्यू इनकम को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा लॉस। यानी कि उस अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंसेस जो है ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो ये हो गया लॉस। ये लॉस हो गया आपका बिजनेस ऑपरेशन से होने वाला लॉस। लेकिन लॉस एक दूसरा भी होता है, वो होता है कि सपोज करिए कि आपने कोई खर्चा तो कर दिया है लेकिन उसका बेनिफिट आपको रिटर्न में नहीं मिला तो वो भी लॉस हो गया। जैसे आपने गुड्स बनाया तो खर्चा तो हो गया लेकिन गुड्स बेचते इससे पहले ही गुड्स डैमेज हो गए या फायर लगने की वजह से या आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए या चोरी चले गए, तो ये भी एक लॉस है। तो लॉस जो है आपका कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और अ फायर और एक्सीडेंट भी होता है, ये भी एक तरह का लॉस है कि खर्चा तो हो गया लेकिन उसका बेनिफिट हमें नहीं मिला। एक तीसरे तरह का भी लॉस होता है, वो होता है फिक्स्ड असेट्स की सेल पे। देखिए जब हमारे पास फिक्स्ड असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द लाइफ टाइम, जब फिक्स्ड असेट की जो लाइफ है उसके बाद जो भी जिस वैल्यू पे भी वो फिक्स्ड असेट्स बुक में शो हो रही है उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। तो जब बुक वैल्यू जो है वो सेल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो लॉस होता है। जैसे कि यहाँ पर मशीनरी जो है 80,000 रुपीज़ की मशीनरी थी, बुक वैल्यू उसकी 80,000 थी, यानी बुक्स में वो 80,000 से शो हो रही थी और उसे हमने 60,000 में बेचा तो 20,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो ये भी आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट है। तो लॉस जो है वो किसी भी ओनर की इक्विटी को रिड्यूस कर देता है। तो गाइस आज का जो वीडियो था वो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल है एंड काउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा और प्लीज़ आप मेरा चैनल अपने नोन से या लव वन से के साथ शेयर भी करिए और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी बनाऊं वीडियो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। Thank you so much guys, thank you for watching this video और stay tuned for the next video on the quick revision of the basic accounting terms। देखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज की सीरीज में आज ये 4th वीडियो था। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पूरा एक सिंपल जो है क्विक रिविजन होगा। तो stay tuned for that। Thank you so much, thank you for watching this video and bye bye, take care and happy learning।